Hello everyone and welcome back to my channel. We have already covered two forms of business organization. This is the third form that we are going to start today, that is partnership. Partnership, what does it mean? Who are partners? This we all are going to study today. So first let's go through the definition that is given by Indian Partnership Act 1932. इस एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो सिंपल वर्ड्स में पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग दे डिसाइड टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो हम बोलते हैं दे आर इन पार्टनरशिप. दो या दो से ज्यादा लोग, मिनिमम दो होने चाहिए, एंड जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें साथ में बिजनेस को इकट्ठे मिलकर रन करना है और प्रॉफिट और लॉस ये लोग शेयर करते हैं. किस रेशो में शेयर करते हैं? इट इज ऑलरेडी एग्रीड बिटवीन देम. ठीक है, दे डिसाइड कि किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशो में लॉस शेयर हो, वो पहले से ही एग्रीमेंट हो जाता है इनका. सो दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप. नाउ हु आर पार्टनर्स? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप. ठीक है, इंडिविजुअली हम उनको बोलते हैं पार्टनर्स. जो लाइक मैं अभी एग्जांपल से बता देती हूँ. ए एंड बी, दे एंटर इनटू द पार्टनरशिप, तो इंडिविजुअली हम इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. और इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर. पार्ट इन ए इज पार्टनर, बी इज पार्टनर, और कलेक्टिवली हम इन्हें बोलेंगे पार्टनरशिप. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म, पार्टनरशिप फर्म. जैसे दोनों ने मिलके ए बी फर्म सेटअप की. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिवली एज partnership firm. Right? Now, what are the features? First is formation. Partnership firm जो है, it is governed by Indian Partnership Act 1932. वन मार्कर में आपका आ सकता है. Right? कैसे फॉर्म होती है? It comes into existence through a legal formal agreement. Right? It comes through a formal agreement between the two or more partners. So जो agreement होता है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट ऑलवेज प्रेफर क्या किया जाता है? जो एग्रीमेंट है इट शुड बी रिटर्न. व्हाई इट इज प्रेफर्ड? क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो इट कैन बी अ वैलिड प्रूफ. ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट इन फ्यूचर, सो रिटर्न एग्रीमेंट इज बेटर. दो एग्रीमेंट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, बट रिटन एग्रीमेंट जो है वो प्रेफर होता है, क्योंकि कोई भी कल फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो तो रिटन एग्रीमेंट एक प्रॉपर प्रूफ है. सेकंड, लाइबिलिटी. जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था. अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर फर्म के जो लाइबिलिटीज हैं, जो डेट्स हैं, वो पूरे हम नहीं पे कर पा रही फर्म विद इट्स एसेट, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी यूज होते हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए. अगेन मैं एग्जांपल लेती हूँ. सपोज यहाँ लिखते हैं ए और बी पार्टनर्स है. ठीक है, एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स. देश मतलब इक्वल पार्टनर्स का मतलब क्या है? दे हैव डिसाइडेड कि जो भी प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा वो इक्वली शेयर करेंगे. नाउ जो फर्म को अब लॉस हो गया है तो फर्म के जो डेट्स हैं वो है लाइबिलिटीज. डेट्स का मतलब होता है लाइबिलिटीज. वो है 2,50,000. और जो फर्म के एसेट्स हैं वो है 2 लाख. कितना शॉर्ट पड़ रहा है बेटा? व्हाट इज द शॉर्टेज? फर्म के एसेट्स बेचने के बाद भी जो लाइबिलिटीज जो जितनी पे ऑफ नहीं हो रही है, एसेट्स 2 लाख है और लाइबिलिटीज 2,50,000, तो 50,000 के अभी भी लाइबिलिटीज है, डेट्स है जो पे नहीं हो पा रहे. तो अब इसके लिए जो ए और बी पार्टनर्स हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग जो है रेशियो इक्वल है, 1:1 है,
इसलिए 50,000 इन दोनों को पे करना पड़ेगा इक्वली, इन द सेंस 20,000 जो है वो ए पे करेगा अपने पर्सनल एसेट्स से, और बी भी जो है वो भी 20,000 कंट्रीब्यूट करेगा by selling their personal assets. Their personal assets will also be used in paying off the firm's debt. इसी का मतलब होता है कि जो liabilities हैं वो unlimited है. Now इसी में मैं एक वेरिएशन ले लेती हूँ. सपोज कलर इसमें चेंज कर देते हैं. सपोज बेटा बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके पर्सनल एसेट्स भी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए, 25,000 अपना शेयर दे पाए. अब इस केस में ए will be liable to pay entire 50,000 because of unlimited liability. ठीक है, तो अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ए को अकेले जो ए है लोन ही विल बी लायबल टू पे द फर्म्स डेब्ट ऑफ ₹50,000. सो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब. नाउ रिस्क बियरिंग, पार्टनर्स जो है वो रिस्क बियर करते हैं, राइट. दे आर दे शेयर द प्रॉफिट एंड दे also share the risk also. In which ratio? In a ratio which is already agreed upon between them. Decision making control, पार्टनर्स जो है वो मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डिसीजन मेकिंग की. कंट्रोल जो है दे कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. कॉन्टिन्यूटी, सी कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि अगर पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर, तो इसकी वजह से पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. ठीक है, तो जो पार्टनरशिप है उसमें देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी. सपोज एक केस ले रही हूं मैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इसमें से बी की डेथ हो जाती है, तो नाउ द पार्टनरशिप ये जो है इट कम्स टू एन एंड. लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड सी, दे आर रिमेनिंग पार्टनर्स. अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे तो दे कैन कंटिन्यू विद द बिजनेस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट. उनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि पुराना एग्रीमेंट तो अब खत्म हो गया बी की डेथ से. ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट, राइट. ओके, आफ्टर दिस नंबर ऑफ पार्टनर्स. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए बेटा, ये देखिए मिनिमम 2. एंड एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 जो मैक्सिमम नंबर है वो 50. इट कैन बी 50. Mutual agency, business is carried on by all or any one of the partners acting for all. So इसका मतलब ये है कि सपोज ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस ये तीनों ही मिलके कैरी कर सकते हैं, चला सकते हैं. या अगर सिर्फ अगर ए भी चला रहा है तो ही कैन रन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल अदर पार्टनर्स बी एंड सी. तो वो जो भी डिसीजंस ए लेगा उसके लिए बी और सी भी लायबल होंगे. ऐसा नहीं है कि अगर ए बिजनेस को रन कर रहा है तो ए ही रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए. नो, अगर ए कोई भी ए बिजनेस रन कर रहा है और कोई डिसीजन ले रहा है तो अदर पार्टनर्स इवन इफ they are not taking the decisions, but still they will be responsible for the decisions which are taken by A. So इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है अदर पार्टनर का. इसमें आप लिख लो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल as well as agent of other partner, right. This line is very important, that every partner is the principal as well as agent for
ऑल अदर पार्टनर्स। तो मैं इसमें लिख देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड बेटा, agent for all other partners. He can bind other partners by his acts and is also bounded by the act of the other partners. तो अगर A कोई भी काम करता है, A he performs any act, तो B and C are also, they are also responsible for the act which is done by A. इसी तरह B और C अगर कोई काम करते हैं तो A भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अगर वो, जैसे इस केस में अगर मैं प्रिंसिपल को, अगर ए जो है वो कोई काम कर रहा है, वो कोई डिसीजन ले रहा है, तो ए कौन हुआ? प्रिंसिपल। और बी और सी कौन हुए? उनके बिहाफ पे ए डिसीजन ले रहा है, तो बी और सी एजेंट्स हुए। अगर बी और सी डिसीजंस ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो दे विल बी प्रिंसिपल। और उस ए अगर नहीं ले रहा है and B and C are acting on behalf of A, right? So A will be agent. Okay, now coming to the marriage, ease of formation and closure. Partnership firm can be formed easily. मैंने आपको बताया था कैसे फॉर्म होता है, थ्रू द एग्रीमेंट, ठीक है। क्लोजर भी इजी है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग है। क्यों बैलेंस डिसीजन मेकिंग है? क्योंकि सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो जब सब म्यूचुअली आपस में एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं तो डिसीजन जो आती है वो काफ़ी अच्छी और बैलेंस डिसीजन होती है। मोर फंड्स, पार्टनरशिप में जो कैपिटल है इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर 30 पार्टनर्स है तो हर कोई, एग्जाम्पल ले रही है 30 हो, हर बारी 30 हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 30 पार्टनर्स हैं तो हर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी सभी शेयर करते हैं, एक के ऊपर बर्डन नहीं आता है, राइट। सीक्रेसी, तो फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है, इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड सबमिट रिपोर्ट। तो एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इंफॉर्मेशन की वो मेंटेन रहती है, ठीक है। ये मैरिट्स हुए। लिमिटेशंस, सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लिमिटेशंस तक ही मैं वाइंड अप करूंगी। यस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया था इसी एग्जाम्पल में बेटा, मैं रिपीट नहीं करूंगी। ये वाला दिस वन, यस, सेकंड पॉइंट फीचर्स में, कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो अगर फर्म को लॉस होता है और फर्म के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स के एसेट्स भी पर्सनल एसेट्स यूज किए जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब कैपिटल जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़्यादातर वो सफिशिएंट नहीं होती है इफ द बिजनेस इज कैरिड ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स के भी चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सबके अलग ओपिनियंस होंगे, अलग व्यू पॉइंट होंगे, तो एक म्यूचुअली डिसीजन पे आना कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। हाउएवर, लेकिन वो भी एक पॉइंट था कि अगर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे तो वो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ओल्ड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, अभी हमने किया था ना, नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश द डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो पार्टनरशिप फर्म में जनरली लो रहता है, बिकॉज दे आर नॉट रिवीलिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट पब्लिशिंग देयर रिपोर्ट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।